हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में द्वंद्व जो है वो तीव्र हो रहा है। और इसके ऊपर में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। तो मैं इस पक्ष के इस पहलू को नहीं छूऊंगा कि किसका पलड़ा भारी है, किसको कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना नुकसान नहीं हुआ है। ये सारी बातें मैं दूसरे पत्रकारों के लिए छोड़ रहा हूँ। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेन जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस को जो है उसको थोड़ा टेस्ट किया जाए कि क्या ये प्रॉक्सी वॉर तो नहीं है दो सुपर पावर नेशंस के बीच में, यानी अमेरिका और चाइना कहीं इजराइल और ईरान को सामने रखकर आपस में एक प्रॉक्सी वॉर तो नहीं लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन में आ, सारे यूरोपियन यूनियन नेशंस प्लस अमेरिका यानी जो वेस्टर्न पावर है, ये पूरी की पूरी यूक्रेन के समर्थन में आगे आ गई है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रशिया को जो है वो चाइना का सपोर्ट मिल रहा था। ऐसी खबरें अब आ रही हैं कि ईरान के समर्थन में रशिया और चाइना दोनों के दोनों जो है वो उतर गए हैं। चूंकि रशिया खुद यूक्रेन के साथ अपने वॉर में उलझा है, तो रशिया पे ज्यादा जोर ना देते हुए मैं चाइना के पहलू और अमेरिका के पहलू से आपसे आज बात करना चाहूंगा, रूबरू कराना चाहूंगा। दोस्तों, पहले चाइना को लेते हैं। देखिए, चाइना की ताकत क्या है। चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। $1 ट्रिलियन के आसपास में इसका ट्रेड सरप्लस है। ठीक है। 80 से 90 बिलियन डॉलर हर महीने ये ट्रेड सरप्लस में रह रहा है। ये साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन है। काफी एडवांस वेपनरी इसने जो है वो इजाद कर ली है, बना ली है। और अलग अलग जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे इसकी पोजीशन चाइना की बहुत स्ट्रांग हो गई है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1996 में एक 5 देशों का जो ग्रुप बना था, जिसमें चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 देश जो थे ये 1996 में मिले थे। और इन्होंने शंघाई 5 नाम से जो है वो कॉरपोरेशन बनाया था। मैंने एक स्टोरी लिखा था फॉर्च्यून में मई 2023 में, डॉलर सुप्रीमेसी अंडरमाइंड एज पेट्रो डॉलर अलाई जॉइंट्स शंघाई कोहोट। ये स्टोरी मैंने लिखा था जब सऊदी अरबिया ने शंघाई कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था। एंड सऊदी अरबिया 21st स्टेट बन गया था जो शंघाई कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करने वाला था। देखिए, यूएसए की जो पावर आती है वो इसलिए आती है कि यूएसए का जो करेंसी है डॉलर, वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी मानी जाती है। और ये वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी इसलिए बनी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ, उस समझौते में ये कहा गया कि अमेरिकन डॉलर जो है वो गोल्ड के मुकाबले फिक्स्ड रहेगा, यानी $35 पर आउंस गोल्ड का रेट रहेगा। और इस अमेरिकन डॉलर के मुकाबले जो है वो बाकी करेंसीज अपने आप को पैक करेंगे। मतलब जैसे जैसे वो चेंज होगा डॉलर का वैल्यूएशन, वैसे वैसा दूसरी करेंसीज का भी वैल्यूएशन चेंज होता जाएगा। बट 1971 में 15 अगस्त 1971 को अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स समझौते से अपने आप को अलग किया। डॉलर ने गोल्ड के साथ जो ये पेग था उस पेग को तोड़ा। और उसके बाद में कई तरीके के सवाल उठने लगे कि क्या डॉलर जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो रिजर्व करेंसी है वो क्या बन के रह पाएगी। रिचर्ड निक्सन ने जो ये फैसला लिया कि डॉलर को अलग करना है, डॉलर को ब्रेटन वुड्स समझौते के साथ जो गोल्ड के साथ बांध दिया गया था कि $35 का 1 आउंस गोल्ड रहेगा। 1 आउंस यानी 28 ग्राम के आसपास आता है। तो वो 1 आउंस गोल्ड $35 के बराबर रहेगा। इससे रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका को निकाला। तो उसके बाद में कई सवाल उठने लगे, परंतु अमेरिका ने अपनी कूटनीति का, विदेश नीति का फायदा उठाते हुए मतलब कह लीजिए, या उनकी जो सशक्त कूटनीति नीति थी उसके बाबत उन्होंने 1950 से ही गल्फ कंट्रीज जो थी, खासतौर पे सऊदी अरबिया, इनको मना लिया था कि आप जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड ही पेट्रोल यानी क्रूड को सेल करें इंटरनेशनल मार्केट में। यानी क्रूड की जो बेंचमार्किंग थी, जो क्रूड जो इंटरनेशनल
मार्केट में बेचा जा रहा था वो सऊदी अरबिया की करेंसी में नहीं बेचा जा रहा था, वो डॉलर में बेचा जा रहा था। तो डॉलर जो है वो एक करेंसी के रूप में उभरा जिसके अगेंस्ट में क्रूड जैसी इंपॉर्टेंट कमोडिटी को बेचा जा रहा था। ठीक है, वैसी दुनिया भर की जितनी भी दूसरी कमोडिटीज थी, चाहे सिल्वर हो, कॉपर हो, अल्मुनियम हो, स्टील हो, सबको डॉलर के मुकाबले में बेचा जा रहा था। तो डॉलर इसलिए और ज्यादा सशक्त होकर उभरा और डॉलर ही अमेरिका की मेन स्ट्रेंथ है। अब ये शंघाई कॉरपोरेशन जो बेसिकली बना 1996 में, शंघाई 5 जो ये 5 कंट्रीज आए थे, इनका मेन मकसद ही था कि डॉलर की हेजीमनी को कम करना है। अमेरिका ये जो दादागिरी करता है पूरी दुनिया में उसको कम करना है, और उनको ये समझ में आया कि ये दादागिरी जो है ये तभी कम की जा सकती है जब डॉलर को कमजोर किया जाए। तो शंघाई 5 धीरे धीरे बड़ा होता गया और अप्रैल 2023 में सऊदी अरबिया, जो कि अमेरिका का अभी तक सबसे ज्यादा विश्वस्त, आप समझ लीजिए गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अलाय रहा है, उसने पाला बदल के शंघाई कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे ठीक एक महीने पहले मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरबिया, ये दोनों मतलब एनिमी नेशन थे, क्योंकि ईरान की पॉपुलेशन जो है वो शिया बहुल्य पॉपुलेशन है, वहीं सऊदी अरबिया जो है वो सुन्नी बहुल्य कंट्री है। तो शिया और सुन्नी का वॉर हम बहुत पहले से जानते आए हैं, देखते आए हैं। तो इस कारण से सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में दूरियां काफी ज्यादा थी। चाइना ने इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनके बीच में मध्यस्थता कराई, दोनों में संधि कराई और दोनों में दोस्ती कराई। इसके बाद से चाइना का जो पक्ष है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। तो चाइना का नेचुरल अलाय जो है वो है ईरान। ओके, चाइना का नेचुरल अलाय जो है वो है रशिया। ठीक है, दोनों कम्युनिस्ट नेशन रहे, बीच में दोनों में तनातनी थी। हेनरी किसिंगर और रिचर्ड निक्सन ने उसका फायदा उठाने का प्रयास किया, रोनाल्ड रेगन ने भी फायदा किया, परंतु यूएसएसआर के विघटन के बाद में फिर से जो रशिया, जो यूएसएसआर 15 अलग अलग राष्ट्रों में विघटित हुआ, उसमें से जो सबसे बड़ा टुकड़ा था रशिया, वो चाइना के साथ में फिर से उसने मित्रता की। और आज हम देख रहे हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का कोई साथ नहीं दे रहा है, तब चाइना उसके साथ में मजबूती के साथ खड़ा है। और ऐसी हमें खबर मिल रही है कि ईरान के साथ मजबूती के साथ चाइना आया है। चाइना ने काफी सारी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान को भेजी है, ऐसी खबरें आ रही हैं चल चल के। तो दोस्तों ये तो हुआ ईरान, ये तो हुआ चाइना का पक्ष। चाइना जो है बहुत ही स्ट्रांगली ईरान के पीछे खड़ा हुआ है और ये युद्ध लंबा खिंच सकता है यदि ये चाइना बहुत ज्यादा ही मतलब सशक्त और मजबूती के साथ में जो है ईरान को समर्थन करता रहे। ईरान का जो एकमेव प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये ग्लोबल जो क्रूड कंजम्पशन है या ग्लोबल क्रूड प्रोडक्शन कह लीजिए आप, वो है करीबन 102 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, उसमें से लगभग 3.5 मिलियन पर बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन है वो ईरान करता है। लगभग 3% जो तेल जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, आप समझ लीजिए, वो ईरान से हो रहा है। ऐसी लगभग 7 से 7.5% जो ग्लोबल क्रूड प्रोडक्शन जो है वो रशिया करता है। तो ये दोनों मिला के 10.5 से 11% जो है वो आज की डेट में जो ग्लोबल क्रूड प्रोडक्शन है वो इन दो कंट्रीज से आ रहा है, एक ईरान से, दूसरा रशिया से। और दोनों के दोनों ही वॉर जोन में चल रहे हैं। रशिया तो ऑलरेडी वॉर जोन में, ईरान भी वॉर जोन में एंट्री कर रहा है। ना केवल ईरान जो है वो प्रोड्यूस करता है तेल को 3% ग्लोबल प्रोडक्शन के, बल्कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो ईरान के बाजू में है, उससे 20% ऑयल शिपमेंट्स, जो शिप जो ऑयल को लेके जाते हैं वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो है वो गुजरते हैं। ठीक है, तो ये यदि वहां पे ईरान बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, बमबारी करे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नुकसान पहुंचाए, तो फिर हो सकता है कि पूरे विश्व में तेल के प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर भागेंगे। तेल के प्राइसेस ऊपर भागेंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर भागेगा। हमने देखा फ्राइडे के दिन एक ही दिन में 14% तेल के प्राइसेस बढ़े हैं। हमने देखा कैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में जैसे आक्रमण किया था
तो देखते देखते प्राइसेस $75 से $120 2 महीने के अंदर पहुंच गए थे, $120 प्रति बैरल। तो क्या ये वापस से वो स्थिति आ सकती है कि यदि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये $100 $120 क्रॉस कर जाए? मुझे इसकी बहुत ज्यादा संभावना दिख रही है। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट था जिसके हिसाब से यदि $10 पर बैरल क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है, वो जो महंगाई जिसको बोलते हैं, वैश्विक महंगाई, वो 0.4% से बढ़ती है। ऐसी 2019 में आरबीआई की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक यदि 10 बैरल ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत में महंगाई 0.49% बढ़ती है और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 0.43% बढ़ जाएगा। ये मैंने फॉर्च्यून के लिए एक स्टोरी की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप और डाटा आपको उस स्टोरी के अंदर में मिल जाए। शंघाई कॉर्पोरेशन वाली स्टोरी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो ईरान जो है वो ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल सप्लाईज के इंपॉर्टेंट आर्टरीज, आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट आर्टरी है। यदि यहाँ जरा भी इस आर्टरी में हमें जरा भी ये दिखा कि प्रतिरोध आ रहा है तो हार्ट अटैक की संभावना ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत जल्दी हो सकती है। तो ये ईरान की बात हुई। इजराइल और अमेरिका पे थोड़ी बात कर लें। देखिए, ऐसा है कि 1981 में इजराइल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिनाखेम बेगिन। मेनाकेम बेगिन ने इराक के ओसिरिक न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक किया था और उसी टाइम से बेगिन पॉलिसी जो है उसको इजराइल ने अडॉप्ट किया। उस पॉलिसी के अंतर्गत ये था कि हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक गल्फ के उस किसी भी राष्ट्र में कर सकते हैं जहां पे हमें ये पता चले कि ये मुस्लिम खाड़ी राष्ट्र जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। तो ये मिनाकेम बेगिन ने जो 1981 में किया था, उसके बाद से हम देखते आए हैं कि इजराइल टाइम टू टाइम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करता आया है और इस बार उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नांतेज पे हमला किया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इजराइल क्या अकेले इतना बड़ा हमला करने का जोखिम उठा सकता है? क्योंकि वो चारों तरफ से तो दुश्मनों से घिरा हुआ है, छोटा सा राष्ट्र है। पहले भी इजराइल ने अपने पराक्रम का जो है मुजाहिरा किया था, परंतु वो समय अलग था। 1969 के अरब इजराइल वॉर में इजराइल की जीत हुई। 1973 के यम किपुर वॉर में भी इजराइल ने जीत हासिल की। परंतु अब ये 1967 और 1973 वाला युग नहीं है। वॉर बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं और अब ये मुस्लिम खाड़ी राष्ट्र जो है पहले जैसे कमजोर नहीं है, बहुत सशक्त हो गए हैं। चाइना की बैकिंग इनको है। चाइना एज ए सुपर पावर अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहा है। चाइना इन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना इन कंट्रीज को वेपन दे रहा है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हाल फिलहाल में ही कैसे पाकिस्तान ने चाइना के विमानों का इस्तेमाल किया भारत के ऊपर में अटैक करने के लिए। तो वही सिलसिला जो है हमें दिख रहा है कि ईरान को भी जो है चाइना जो है वेपन सप्लाई कर रहा है। इजराइल जो है बिना अमेरिका के मदद के बहुत लंबी ये लड़ाई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको ऑयल की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। बिना फ्यूल के कोई भी युद्ध होता नहीं है। आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार इसलिए नहीं हुई थी कि जर्मनी के सैनिक कमजोर हुए थे, बल्कि हार इसलिए हुई थी कि जो उनकी सप्लाई लाइंस जो थी, जो फ्यूल जो था, उसको अलाइड फोर्सेस ने काट दिया था। 1943 के आसपास में ये पूरी तरीके से जो है इनकी फ्यूल सप्लाई जो है वो रुक गई थी और उस कारण से जो है जर्मनी को धीरे 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 हमने देखा जर्मनी कमजोर होता चला गया। ऊपर से रशिया का फैक्टर तो था ही कि रशिया ने भी अटैक कर दिया था। तो अभी जो सिलसिला है उसमें इजराइल जो है, इजराइल को जब तक जखीरों की सप्लाई अमेरिका करता रहेगा, फ्यूल की सप्लाई अमेरिका करता रहेगा, तब तक इजराइल बहुत ही सशक्त रूप से खाड़ी देशों के ऊपर में आक्रमण करने की स्थिति में है। अब आप बोलोगे कि अमेरिका क्यों ऐसा करना चाहेगा? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अमेरिका के अंदर में जूइश लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जितने भी फाइनेंशियल आप कंपनीज देखेंगे, गोल्डमैन सैक हो गया या फिर आप दूसरी जो भी कंपनीज आप देखेंगे, छोटे छोटे हेज फंड्स, सबके मालिक जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि ये जूइश लोग ही हैं।
तो वहां पे फाइनेंशियल सेक्टर पे पूरी तरीके से ज्यूइश लोगों का जो है वो कब्जा है। और यही ज्यूइश लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, ये दोनों पार्टीज डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों को ही फंडिंग करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आए, चुन के इलेक्शन प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि अमेरिका जो है वो वैश्विक स्तर पे अब युद्ध में नहीं आएगा, हम ग्लोबलिस्ट बनना नहीं चाहते, हम अंदर अपने देश को स्ट्रांग करना चाहते हैं, हम यहाँ वहां युद्ध नहीं लड़ना चाहते। इनका ऐसा मानना था। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $650 बिलियन अभी तक यूक्रेन को मदद की है और ये पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, ये बेवकूफी है, मैं ये बेवकूफी नहीं करूंगा। और उसी के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरीके से व्हाइट हाउस में बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन के जेलेंस्की को जो है एक तरीके से आप समझे कि डांट डपट रहे थे। वो दृश्य हम सभी ने यूट्यूब पे देखा और जेलेंस्की ने उसका प्रतिरोध भी किया, बड़ी बहादुरी के साथ किया। तो अभी स्थिति ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते नहीं है कि वो वॉर में अमेरिका आए। इनफैक्ट न्यूज जो आ रही है, जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रही है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप विरोध में थे इजराइल के कि आप आक्रमण मत कीजिए। उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बिना मतलब परवाह किए हुए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, उन्होंने आक्रमण किया। डोनाल्ड ट्रंप का जो पहचान है वो ये है कि वो ग्लोबलिस्ट नहीं है, वो पैसिफिस्ट भी नहीं कहना चाहिए, परंतु वो इंटरनली अमेरिका के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इराक और अफगानिस्तान में वॉर करते करते फिस्कल डेफिसिट जो है वो अमेरिका का बहुत ज्यादा बढ़ गया। $4 ट्रिलियन से लेके $6 ट्रिलियन तक अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने पैसे अभी तक अमेरिका ने खर्च किए इन दोनों युद्धों पे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहते नहीं है कि अमेरिका जो है ये फालतू के युद्धों में अपने पैसे को खर्चा करे, ठीक है। और दूसरी बात कि अमेरिका का डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सन 2000 में जब ये नई शताब्दी शुरू हुई थी, उस वक्त में अमेरिका के ऊपर में डेट था $5 ट्रिलियन का। 1981 में अमेरिका के ऊपर में डेट था $1 ट्रिलियन का। 2000 से 2025 के बीच में 25 साल के अंदर में ही अमेरिका का डेट जो है वो उठ के बढ़ के हो गया $36 ट्रिलियन। यानी $5 ट्रिलियन से आप $36 ट्रिलियन पहुंच गए हैं। तो आप समझिए कि किस तेजी के साथ में अमेरिका का डेट जो है वो बढ़ा है। तो ये चाहते नहीं है कि अब जो है डेट जो है इसी रफ्तार से बढ़े, क्योंकि डेट सर्विसिंग बहुत मुश्किल हो रही है। अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 120% हो गया है, यानी जो पूरे देश की जो नेशनल इनकम है उसका 120% उनके ऊपर में कर्जा हो गया है। अमेरिका का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लगभग $900 बिलियन प्रति साल हो गया है। ये जो पैसा है लगभग ये वहां का जो डिफेंस बजट है उससे भी ज्यादा है। इस साल बोलते $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट अमेरिका का हो जाएगा। तो अमेरिका आज के डेट में इंटरेस्ट पेमेंट में ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है बनिस्पत अपने डिफेंस के ऊपर में। तो अमेरिका के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है कि वो दूसरे युद्ध में जाए, उसके फाइनेंशियल उतने स्ट्रांग नहीं है। और यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है और वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उस पर यील्ड बढ़ रहा है। जब भी यील्ड बढ़ेगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट को और ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा अपने पुराने लिए हुए कर्जों पे। तो ये बड़ी अमेरिका के लिए दुविधा की स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं चाइना जो है, चाइना इतनी बुरी स्थिति में, एटलीस्ट चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इतने ज्यादा पब्लिक डेट में नहीं है। वहां के कॉर्पोरेट्स पे डेट है, वहां के हाउस होल्ड पे डेट है, परंतु वहां के सरकार के ऊपर में ज्यादा डेट नहीं है। तो इसलिए चाइना जो है बड़े मजे से जो है रशिया और ईरान की हेल्प कर रहा है। तो आज की स्थिति में दोस्तों देखा जाए तो चाइना का पलड़ा थोड़ा भारी है। हमने देखा 2 दिन पहले कैसे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, एससीओ ने किस तरीके से कड़े शब्दों में इजराइल के अटैक का प्रतिरोध किया। भारत ने अपने आप को स्टेटमेंट से बाहर रखा, भारत ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, परंतु भारत को दरकिनार करते हुए, भारत को नजरअंदाज करते हुए चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इन जो शंघाई कॉपरेशन के जो पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने बड़े ही कड़े शब्दों में इजराइल की ईरान के ऊपर में आक्रमण की निंदा की है और कहा है कि ये गलत है, ये किसी भी कंट्री की सोवेरेनिटी, उनकी इज्जत के साथ जो है ये खिलवाड़ है, ये चीज नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प रहेंगे। मैं टाइम टू टाइम आपको इस विषय के ऊपर मैं और अवगत कराता रहूंगा। आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। 3 तरीके की सब्सक्रिप्शन फीस है, एक 59 रुपीज, एक 119 रुपीज और एक 159 रुपीज। मैं बहुत जल्दी अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए रिसर्च रिपोर्ट लिखना शुरू करूंगा। आई होप कि आप इसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके की रिपोर्ट्स विद डाटा मोर ग्राफ ये रिसर्च रिपोर्ट्स में दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड गुड डे।